भाई सब भैया ने राम राम। एक लंबा टाइम के बाद सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं आप लोगों के साथ, आप सब भाइयों के साथ। और जो माहौल दुनिया में, देश में, प्रदेश में जिस तरह का बना हुआ था, उसमें कोई राजनीतिक बात करना उचित भी नहीं लगता था, न करने वाले को और न सुनने वाले को। हर तरफ से कोरोना के बचाव की, लॉकडाउन की, इससे सावधानियों की, इन बातों में लोग मशगूल थे। और बोलना इसलिए भी उचित नहीं समझा कि उससे एक संदेश जाता लोगों में। अब इनकी तो आदत है, ये तो हमेशा सरकार के और इनके डिप्टी सीएम और के खिलाफ बोलते रहते हैं। काफ़ी टाइम से गांव में, खेतों में आए हुए हैं लोगों के बीच में। और जो लोगों में चर्चा का विषय है, जो खासकर खेती करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, उनमें कोरोना का इतना डर नहीं देखा गया जितना सरकार की जो नीतियां थी उनका डर था। पूरे गेहूं के सीजन के दौरान किसान को यही नहीं पता था कि तेरा कब गेहूं का मैसेज आओगा, किस तरह तेरी पेमेंट होगी, कितनी तने लेके जानी है, कहाँ तने बेचनी है, कौन सी मंडी का मैसेज आओगा। ये सरकार जो भाजपा की सरकार थी, खट्टर के नेतृत्व में बनी थी, ये तो किसानों के खिलाफ थी। किसानों ने इसको चलता भी कर दिया था। लेकिन ये जो खोपरी सरकार में शामिल हुए तो सारे किसान वर्ग को एक उम्मीद बधी थी कि कुछ नीतियों में बदलाव होगा। और जो हमारे जैसे आलोचना करने वाले लोग हैं, अंदर अंदर हमारा भी एक उम्मीद थी कि नौजवान है, इतने डिपार्टमेंट हैं और एक किसान पृष्ठभूमि से आया हुआ है और किसानों की बात करके वोट लिए हैं, तो इन नीतियों में बदलाव लाया होगा, किसानों के हक की बात करेगा और किसानों के फायदे की नीतियां बनाएगा। लेकिन जब आखिर में देखा पूरा 20-25 दिन का जो ये गेहूं का सीजन था, इस गेहूं के सीजन में जितना किसान परेशान हुआ है, इतना अंग्रेजों के टाइम में या कहीं जो मुगल और तुर्क और जो सुल्तान आए थे बाहर से, उनके शासन में भी इतना दुखी किसान नहीं हुआ होगा। आज किसान को बोनस देने की बात की जा रही है कि 50 रुपये बोनस दिया जाएगा। कभी किसी ने ये हिसाब लगाया है जो गेहूं की पेमेंट थी किसान की, वो 2-2 महीने लेट होगी। और जहाँ 2 रुपये सैकड़े तो उतनी आड़ती पर पैसे उठा रखे थे या बैंक से उठा रखे थे, 2 महीने का 1 क्विंटल का ब्याज 80 रुपये हो गया। और कितने लाखों क्विंटल जो गेहूं किसानों की थी, उस पर कितना ब्याज बन गया, जो ब्याज लग गया उसके। फिर लोडिंग रीलोडिंग, एक बार उसको कटवा के घर डालो या खेत में डालो, फिर उसको दोबारा लोड करके मंडी में ले जाओ। 1000 रुपये से कम मंडी में ले जाने के लिए लोडिंग नहीं हुई, अनलोडिंग वाली वो लग रहेगी। तो ये जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान किसान को हुआ है, परेशानी हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए जिम्मेवार है वो डिपार्टमेंट जो हमारे उप मुख्यमंत्री के पास है, फूड एंड सप्लाई, जिस पर जिम्मेवारी है नीति बनाने की, किसान की फसल खरीदने की, स्टॉक की। बाकी जो एफएड वगैरह हैं वो सारी नोडल एजेंसियां हैं जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के नीचे काम करती हैं, डीएफएससी के नीचे काम करती हैं। तो नीतियां ऐसी बना दी गई कि किसान परेशान भी रहे और उसको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, कहीं भी किसानों के बीच में जाके आप बात कर लो कहीं भी। और दूसरी बात, आज मैं देखने लग रहा था, शराबबंदी की बात थी। मैंने पहले भी कहा था, पेटवाड़ भी बात करी थी रैली में। अगर अपने घोषणा पत्र में, अपने भाषणों में इन्होंने शराबबंदी करने की बात की और फिर डिपार्टमेंट भी सरकार पे ले लिया। वो लग गया, तो इनकी नीयत साफ है, सरकार प्रस्ताव पंचायतों पर लेकर ये तो शराबबंदी करेंगे। लेकिन शराबबंदी करने के बजाय घर घर खुर्दे तो इन लोगों ने पहले करवा दिए थे। और ये लक्ष्य दिया था मीटिंग करके बाकायदा ठेकेदारों को, शराब निर्माताओं को और अफसरों को, अगर पिछली बार से कम 2-3 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा टैक्स आना चाहिए शराब से। तो इनकी नीयत का आभास तो उस टाइम भी हो गया था लोगों को। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, इस बीमारी के कारण, ये बीमारी में सेवा की भावना की बजाय, लोगों की समस्याओं को कम करने की बजाय, इन्होंने एक साजिश रची अकबर इस बीमारी से, इस महामारी से, एक लॉकडाउन से
पैसा कैसे कमाया जाए, करोड़ों अरबों रुपए कैसे कमाए जाएं। तो एक तरफ तो आम आदमी के लिए शराब बंद कर दी गई, आम आदमी के लिए शराब बंद होगी। आम आदमी जो पीने वाले लोग हैं वो सड़क सड़क दर दर भटकने लगे, और जो सक्षम थे वो 200 की शराब उनको 1000 की, 1200 की, 1500 की, 2000 मिलने लगी। शराब आ रही थी, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था, लीगल तरीके तो नहीं आ रही थी कि भाई आ कहां से रही है। लाखों पेटियां, लाखों बोतलें शराब की पकड़ी जा रही थी, और वो तो उसका छोटा हिस्सा था जो गोलमाल चल रहा था। लेकिन आज विद साहब का बयान पढ़ा अखबार में, कई दिन से चर्चा भी चल रही थी। अगर 3 गोदाम है हरियाणा में ऐसे जो जिनका पता चला है, और बाकी बहुत सारे उसके हैं जिसमें स्टॉक पड़ा हुआ था सरकार का ऑन रिकॉर्ड। वो खोपरा ने स्टॉक बेच दिया, खुरुद बुद कर दिया, और उसका पता भी चल गया। लेकिन अब जो सरकार के गृह मंत्री कह रहे, मैं नहीं कह रहा, भाई जिसका घर में चोरी हो जाए, जिसका घर पाट जे, डाका पड़ जाए, वो दरखास्त तो लेके जाता होगा। लेकिन यू जो डिपार्टमेंट है शराब का, यू डिप्टी सीएम साहब के पास है, उनका चोरी हो रही है। उनने एक शेरा ने दरखास्त का कागज भी दे रखा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे कर रहे हैं बड़े बड़े चंडीगढ़ में बैठ के, आका हम इसकी निष्पक्ष जांच करवावांगे, गृह मंत्री से हमने निवेदन कर दिया है। गृह मंत्री करे निवेदन के, मेरे तक तो कागज का एक टुकड़ा कौन दे रखा इनने। तो इससे सिद्ध होता है कि जो ये लाखों अरबों का घोटाला हुआ शराब का, जो आम आदमी को सरकार के गोदामों से उठा के शराब बेची गई है, इसके पीछे गिरोह काम कर रहे थे, और वो गिरोह बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। वरना तो बड़े लोग जो इस मंत्रालय के मालिक हैं वो इसकी एप्लीकेशन देते, जांच की देते, जांच अधिकारी बनवाते। विद साहब करेंगे, वे जांच अधिकारी का नाम नहीं दिया जा रहा। तो एक बहुत बड़ा घोटाला है, लोगों के साथ खिलवाड़ है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो आम जनता की ये मांग है कि भाई जो ये घोटाला हुआ है, इसकी बड़े स्तर पर हाई कोर्ट के जज से या सीबीआई से इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं एक बात और सब भाइयों को कहना चाहता था, जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जब कभी भी कोई भी समाज से जुड़ा, राजनीति से जुड़े आदमी इस सरकार के लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है, विशेषकर जो एक छोटी पार्टी इनके साथ मिली हुई है, उसके डिपार्टमेंटों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, तो फिर उसके विरुद्ध एक सुनियोजित अभियान चलाया जाता है कि तो गद्दार है, इस पर तो के था, इसने तो न्यू कर दिया था, ये तो हमने बनाया था। पिछले दिनों का उदाहरण दूं, भाई जयप्रकाश हैं जो कई बार एमएलए रह लिए, कई बार सांसद भी रह लिए, मंत्री भी रह लिए केंद्र में। उन्होंने जब कोई इस तरह की बातें उठाई जो उन्होंने महसूस की, जनता के दर्द की, तो उनके बारे में भी इस चापलूस लॉबी ने ये कहने का काम किया कि यू के था, ये तो हमने एमपी बना दिया। भाइयों, एमपी, एमएलए, राजा इस प्रजातंत्र में या जनता बना हुआ है। ठीक, आप लोग बड़े परिवार से हो, बड़े नेता रहे हो, लेकिन इसे जनता ने, जो चोई देवलाल बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने 3 बार राय दिए, सांसद चोई देवलाल, और अजय सिंह जिसको राजनीति में एक नेक नाम माना जाता है, उसको लगातार 3 बार राय दिया। तो बनाना रहना तो जनता के हाथ में है, और मैं ऐसे साथियों से निवेदन करूंगा कि वो मेरिट के आधार पर जो भी कमी है सरकार की, उनको स्वीकार करें, और स्वीकार करके बड़े मन से उनका निदान करने का काम करें, न कि दूसरों पर आरोप लगाने का। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि भाई शुरू में जब ये कोरोना का हमारे अंदर डर पैदा हुआ, इस बीमारी का, हमने बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखी, गाँव के भी नाके लगा दिए, इकट्ठे भी को नहीं हुए, गड़ियाँ पड़ोसी अड़ोसी से भी मिलना जुलना कम कर दिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम लापरवाह होते गए, और अब दिन प्रतिदिन केस भी बढ़ते जा रहे हैं, और परसेंटेज डेथ की भी बढ़ती जा रही है, आम देहात में फैलने लग रही है, हमारे जींद के कई गाँव में फैल गई, और भी कई जिले में फैल रही है। तो मैं ये भी निवेदन करता हूँ भाइयों से, अगर भाई जिस तरह की सख्ती और जिस तरह की सावधानी शुरू में दिखाई थी नहीं, ये जो
स्पेशलिस्ट ये कहने लग रहे हैं भाई इसका पीक आना है और ये बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। तो मैं अपने भाइयों से यह भी अपील करता हूं कि वे एक बार वाय शक्ति और सावधानी और अपना लें, ताकि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हमारे परिवार के सदस्य, हमारे समाज के सदस्य स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह के समाज की और अपने घर की, परिवार की, देश की, प्रदेश की सेवा कर सकें। आप लोगों से बात की और बात करके एक मन हल्का हुआ। आप लोगों का पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारे साथी मिलजुल के इस महामारी से लड़ने का काम करेंगे और सारी सावधानी रखने का काम करेंगे।